हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोबॉफिन। डीबीटी की पीवाईक्यू सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के साथ हम डीबीटी की पीवाईक्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को एज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि कहीं से भी इस टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन पुट अप हो तो आप उसको ईजिली टैकल कर पाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस के बारे में, जिसको नेचर्स स्मॉलेस्ट जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या खास बातें हैं, कैसे ये काम करता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे आराम से। पहले तो उन्होंने कहा है कि जो एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन की गई है ना। और जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस हैं उसको अब हम क्या कहते हैं, राइजोबियम राइजोजीन्स। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस को किस नाम से जानते हैं, राइजोबियम राइजोजीन्स के नाम से। ठीक है, अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस है ये एक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट्स में क्या कॉज करता है, क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, मोस्टली डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में। अभी जो क्राउन गॉल डिजीज़ है ये कैसे अकर होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताया गया है। जैसे अगर आप नीचे डायग्राम में देखो तो क्या है, एक हेल्दी प्लांट है। ठीक है, अब क्या हुआ, हेल्दी प्लांट में यहाँ पे वुंड क्रिएट हो गया। ठीक है, चोट लग गई इसको। अब क्या करेगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस इस चोट के माध्यम से एंटर करेगा और यहाँ पे जो सेल ग्रोथ है ना, रैपिडली सेल जो है वो डिवाइड करेंगे और इस तरह से एक क्या कह सकते हैं, एक मास ऑफ सेल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्राउन गॉल, और इसी को कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। ठीक है, कौन कॉज करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है, द एबिलिटी टू कॉज क्राउन गॉल डिजीज इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ टीआई प्लाज्मिड, है ना, कि ये जो एबिलिटी है क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करने की एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस में, ये किसकी वजह से है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, इसका साइज़ बता रखा है आपको, तो ग्रेटर देन 200 kb भी हो सकता है, अराउंड 200 kb रहता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो टीआई प्लाज्मिड होता है ना, इसमें बहुत सारे इन्फेक्शियस जीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो कि इन्फेक्शन कॉज करने का प्रोसेस है उसको इनिशिएट करते हैं और फिर जाकर के जो इन्फेक्शन है वो कॉज होता है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता रखी है, अ रिमार्केबल फीचर ऑफ टीआई प्लाज्मिड इज़ दैट आफ्टर इन्फेक्शन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द प्लांट क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, आपको ये कहा गया है कि जब भी जो टीआई प्लाज्मिड होता है ना, इसका मान लो कि ये वाला पार्ट जो है ये इन्फेक्शन कॉज करने वाला है ना, इसमें सारी इन्फेक्शियस जीन्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, ये आपका टीडीएनए वाला पार्ट है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि जब भी इसको इन्फेक्शन कॉज करना होता है, ये क्या करता है, अपना ये वाला पार्ट जो है इसको प्लांट के जो जीनोम है ना, प्लांट सेल के अंदर भी जीनोम होगा, ये प्लांट सेल के जीनोम के अंदर इसको इंटीग्रेट कर देता है, तब जाकर के इन्फेक्शन कॉज होता है ना। अब ये प्लांट सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगे, बहुत रैपिडली डिवाइड करेंगे और क्राउन गॉल डिजीज़ जो है वो कॉज हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है और इसीलिए ये जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये खुद ब खुद इंटीग्रेशन कर रहा है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ओके, अब सबसे पहले देखो, ये है आपका टीआई प्लाज्मिड, है ना, इसमें आपको दिख रहा है टीडीएनए वाला पार्ट, जिसको ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैंसरस सेल की तरह डिवाइड करते हैं, है ना। उसके बाद वायरुलेंस रीजन है ना, जिसमें आपके वायरुलेंस जीन्स पड़े होते हैं, जो सारा का सारा कैसे काम करना है ना, पूरा का पूरा कैस्केड चलता है इन जीन्स का, तो उस कैस्केड को भी समझेंगे। तो यहाँ से जो जीन्स है वो इनकोड करती हैं और बताती हैं कि किस तरह से कब इंटीग्रेशन करनी है, कब क्या करना है ना, वो सब कुछ जो है वो आपको वायरुलेंस रीजन बताता है। लगभग 200 kb का होता है और यहाँ पे एक होस्ट स्पेसिफिसिटी रीजन भी होता है ना, जो कि पर्टिकुलर प्लांट में ही जाकर के कॉज करता है। जैसे डाइकोटिलेडोन्स में ही मोस्टली क्राउन गॉल डिजीज़ जो है वो टीआई प्लाज्मिड कॉज करता है। ओके, दूसरी चीज़, अब यहाँ पे क्या बता रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ द टीडीएनए इनटू द प्लांट जीनोम। कैसे टीडीएनए जो है वो प्लांट जीनोम के अंदर एंटर होता है उसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आपका टीआई प्लाज्मिड दे रखा है, अब बोला है रिकॉम्बिनेशन ट्रांसफर्स टीडीएनए, है ना, ये जो टीडीएनए वाला रीजन है
ये कहाँ इंटीग्रेट हो जाएगा, प्लांट के क्रोमोसोमल डीएनए में। अब प्लांट के क्रोमोसोमल डीएनए में यहाँ पे टीडीएनए जो है वो आ चुका है। अब जैसे ही जो प्लांट का रीजन है यहाँ से ट्रांसलेशन होना शुरू होगी, ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू होगी, है ना। तो यहाँ से ये टीडीएनए वाला रीजन जो है ये भी बीच में जो है वो एमआरएनए वगैरह सब कुछ बन जाएगा और फिर इसके बाद जा कर के प्रोटीन बनेगी और इसका एक्सप्रेशन जो है वो भी दिखाई देगा इस प्रोटीन में, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ी सी और चीज़ें बता रखी हैं। दिस सेगमेंट इज कॉल्ड एज टीडीएनए, है ना। जो ट्रांसफ़र होता है वो वाला सेगमेंट कौन सा है, टीडीएनए, इज़ बिटवीन 15 to 30 kb इन साइज़। अब जो ये टीडीएनए वाला रीजन है ये कितने साइज़ का है, तो 15 to 30 kb का जो साइज़ है वो रहता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेन। और ये साइज़ जो है वो 15 to 30 kb वेरी करता है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा स्ट्रेन है आपके पास। It is maintained in a stable form in the cell, plant cell, and is passed on to daughter cells as an integral part of the chromosome, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है, टीडीएनए वाला रीजन जो है वो अपना प्लांट क्रोमोसोम के अंदर यानी कि प्लांट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट करवा देता है। अब जैसे ही इस पूरे सेल की रेप्लिकेशन होगी इस रीजन की भी रेप्लिकेशन होगी, तो यानी कि टीडीएनए जो है वो इसके नेक्स्ट डॉटर सेल में भी चला जाएगा, राइट। उसके बाद ये बोल रहा है बट द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द टीआई प्लाज्मिड इज़ दैट द टीडीएनए कंटेन्स 8 or so जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट सेल, है ना। अब ये जो टीडीएनए है इसमें 8 या लगभग 8 जीन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं और ये एक्सप्रेस करती हैं प्लांट सेल के अंदर, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है कैंसरस प्रॉपर्टीज़ के लिए, राइट। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद बोल रहा है दीज जीन्स ऑल्सो डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ अनयूजुअल कंपाउंड्स, है ना। ये जो जीन्स हैं ये क्या अनयूजुअल कंपाउंड्स की सिंथेसिस भी करवाती हैं, जैसे कि ओपाइंस। ओपाइंस क्या होता है, ये क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया इनको एज अ न्यूट्रिएंट की तरह यूज़ करता है, ठीक है। तो ओपाइन अपना मतलब खाना भी ये खुद ही बना रहे हैं और इन्फेक्शन भी वहाँ पे कॉज कर ले रहे हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो इन शॉर्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर मतलब कर लेता है, खुद ब खुद जो है वो प्लांट सेल्स के साथ इंटीग्रेट करके खुद ब खुद क्या कह सकते हैं हम, जेनेटिकली मॉडिफाई कर ले रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। क्योंकि देखो जब भी हम आरडीटी टेक्निक्स करते हैं ना वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने प्लाज्मिड लिया, है ना, उसमें अपना जो इंटरेस्ट ऑफ जीन था वो इंसर्ट करवाया, तो हम इसको क्या कह रहे थे कि ये हमने इस प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर दिया है अपने अकॉर्डिंग, है ना। और फिर हम इसको जो है वो मतलब जिस भी सेल में, बैक्टीरियल सेल में, है ना, इंटीग्रेट करवा देते थे। फिर उसके बाद क्या होता था कि हमें हमारी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन मिल जाती थी जिसका एक्सप्रेशन हम करवाना चाहते थे। तो ये सेम टेक्निक जो है ये टीआई प्लाज्मिड यूज़ कर रहा है, लेकिन ये नेचुरली यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, नेचुरल इंजीनियर कहा गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं यूजिंग टीआई प्लाज्मिड टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन्स इनटू अ सेल, ठीक है। अब टीआई प्लाज्मिड तो देखो अगर टीडीएनए इंसर्ट कर रहा है प्लांट सेल के अंदर तो वो क्या कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। लेकिन हमें अगर इन्फेक्शन कॉज ना करना हो तो कैसे हम टीडीएनए यानी कि टीआई प्लाज्मिड को यूज़ कर सकते हैं न्यू जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाने में, है ना। किसी प्लांट सेल में अगर आपको कोई न्यू जीन इंट्रोड्यूस करवानी है तो कैसे आप न्यू जीन्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं यूजिंग टीआई प्लाज्मिड। ओके, तो कैसे कहा गया है कि टीआई प्लाज्मिड कुड बी यूज टू ट्रांसपोर्ट न्यू जीन्स इनटू प्लांट सेल्स, ठीक है। अगर हम इसका क्या करें, इन्फेक्शियस वाला पार्ट निकाल दें, ठीक है, तो वहाँ पे हम अपनी इंटरेस्ट ऑफ जीन जो है वो ऐड कर सकते हैं और फिर ये इंटीग्रेट तो इजीली खुद को कर ही लेगा, ठीक है। तो छोटा सा पार्ट हमें, ये वाला पार्ट जो है वो हमें परफॉर्म करना पड़ता है, बाकी ये चीज़ें सब कुछ खुद कर लेता है। बोले ऑल दैट वुड बी नेसेसरी वुड बी टू इंसर्ट द न्यू जीन्स इनटू द टीडीएनए, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यू जीन्स को इंसर्ट करना है टीडीएनए के अंदर, क्योंकि टीडीएनए वाला पार्ट ही इंटीग्रेट करेगा प्लांट सेल्स में। एंड देन द बैक्टीरियम कुड डू दी हार्ड वर्क ऑफ इंटीग्रेटिंग देम इनटू दी प्लांट क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। बाकी का जो काम है ना बैक्टीरियम का, कि उसको इंटीग्रेट करना है अपना टीडीएनए किसमें, प्लांट क्रोमोसोमल डीएनए में, तो ये वाला पार्ट तो वो खुद ही कर लेगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि जो टीआई प्लाज्मिड है ना, इसकी मैनिपुलेशन कैसे करें,
ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। क्यों? क्योंकि बहुत अनलाइकली है कि आपको एक सिंगल कॉपी रिस्ट्रिक्शन साइट मिल जाए ऐसे प्लाज्मिड में जिसका साइज़ लगभग 200 kb हो। तो इसलिए मतलब इस प्लाज्मिड को मॉडिफाई करने के लिए क्या किया गया, कुछ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया गया। सबसे पहली स्ट्रेटजी जो यूज़ की जाती है दैट इज़ बाइनरी वेक्टर स्ट्रेटजी। ठीक है, बाइनरी वेक्टर स्ट्रेटजी में क्या होता है, देखो अगर ओवरऑल समझे तो क्या होता है कि आपके पास 2 तरह के प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है, अब देखो ये ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग प्लाज्मिड है, ये सेम ही है, बस इसमें TDNA वाला पार्ट जो है वो अलग निकाल लिया है, दैट्स इट। ठीक है, कुछ एग्रोबैक्टीरियम की स्पीशीज़ में ऑलरेडी ये इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको नेचुरल बाइनरी प्लाज्मिड सिस्टम कहते हैं या 2 प्लाज्मिड सिस्टम कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखो TDNA ऑन अ रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, कि जो TDNA वाला पार्ट होगा वो आपको रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल साइज में मिलेगा एंड द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मिड इज इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब जो आपका पूरा 200 kb का प्लाज्मिड था उसमें से आपने क्या किया, TDNA वाला पार्ट अलग निकाल लिया, उसको आप प्लाज्मिड B कह रहे हैं, और बाकी जो बचा वो है आपका प्लाज्मिड A, राइट। अब मैंने आपको यही बताया कि कुछ में जो होता है, कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि नेचुरली ये इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब TDNA अलग और बाकी जो वायलेंस रीजन और होस्ट स्पेसिफिक रीजन है वो अलग। नाउ द TDNA प्लाज्मिड इज स्मॉल इनफ टू हैव अ सिंगल कॉपी रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, तो अब इसके पास एक यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि इसके पास एक सिंगल कॉपी रिस्ट्रिक्शन साइट होगी। अब इसको हम स्टैंडर्ड टेक्निक्स को यूज़ करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो पहली तो आपकी टेक्निक हो गई ये वाली। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बता रखा है कि द TDNA कैरिड बाय प्लाज्मिड B, है ना, एंड इज ट्रांसफ़र टू दी प्लांट क्रोमोसोमल DNA। ये वाला हिस्सा जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, प्लांट में। लेकिन इसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी प्रोटीन्स वगैरह कोड होंगी ना, वो प्लाज्मिड A ये अपनी जो जितनी भी जीन्स हैं वो ये कोड करेगा और इसको आगे जा कर के ट्रांसफ़र करेगा किसमें, प्लांट में। तो ये वाला हिस्सा जो है वो प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र होने के लिए जो जीन कोडिंग वाला जो सब कुछ चाहिए वो कौन देगा, वो प्लाज्मिड A देगा। ठीक है, तो बाइनरी वेक्टर स्ट्रेटजी इस तरह से काम करती है। उसके बाद है को इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप एक एंटायरली न्यू प्लाज्मिड ले लेते हो, है ना, बेस्ड ऑन ई कोलाई वेक्टर बट कैरिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ TDNA। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने ई कोलाई वेक्टर की बात की है कि आपने एक पूरा एंटायरली एक न्यू प्लाज्मिड ले लिया ई कोलाई वेक्टर का, लेकिन उसमें एक स्मॉल पोर्शन किसका डाल दिया है, TDNA का। ठीक है, अब ये डलेगा कैसे, बेस्ड अपॉन दी होमोलॉगी बिटवीन द न्यू मॉलिक्यूल एंड द TI प्लाज्मिड, है ना, मीन्स दैट इफ बोथ आर प्रेजेंट इन दी सेम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशिएंट सेल, तो रिकॉम्बिनेशन से वो आपस में क्या कर जाएंगे, इंटीग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये ई कोलाई वाला प्लाज्मिड है, अब क्या हुआ, यहाँ से TDNA जो है वो निकल करके कहाँ इंटीग्रेट कर जाएगा, जो आपका न्यू वाला प्लाज्मिड है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है, जैसे देखो होमोलोगस रीजन में आपने वो पढ़ा होगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाती है, तो ये वो वाला प्रोसेस यहाँ पे अकर होता है जिसकी वजह से TDNA जो है वो न्यू वाले प्लाज्मिड में इस तरह से जुड़ जाता है जा करके। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये बोल रहा है द जीन टू बी क्लोन्ड इज देयरफॉर इंसर्टेड इनटू अ रिस्ट्रिक्शन साइट ऑन द स्मॉल ई कोलाई प्लाज्मिड, है ना, कि जो जीन क्लोन करनी है आपको वो कहाँ डाल दी, स्मॉल ई कोलाई प्लाज्मिड में आप इंसर्ट कर दोगे, डाल दोगे। ठीक है, ओके, इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशिएंट सेल्स कैरिंग द TI प्लाज्मिड। ठीक है, एंड द नेचुरल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस लेफ्ट टू इंटीग्रेट द न्यू जीन इनटू द TDNA। ठीक है, अब जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगी, उसकी वजह से जो न्यू जीन है वो भी कहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगी, न्यू वाले प्लाज्मिड में, मतलब इंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो नेचुरल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। बस इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद बोल रहा है इन्फेक्शन ऑफ प्लांट लीड्स टू इंसर्शन ऑफ न्यू जीन, है ना, ऑल्सो अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द TDNA इनटू द प्लांट क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो इन्फेक्शन है ना, मतलब जो इन्फेक्शन वाली जीन्स हैं, है ना, ऐसा करते हैं हम कि जब भी हमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशिएंट्स को यूज़ करना है अपनी जीन्स को एक्सप्रेस करवाने के लिए, तो जो इन्फेक्शन कॉजिंग जीन्स होती है ना,
जो इन्फेक्शन कॉज करती हैं, वायरुलेंस कॉज करती हैं, उनको हम इनएक्टिवेट कर देते हैं या वहाँ से निकाल देते हैं ताकि हमारी न्यू जीन्स इंसर्ट करने के लिए स्पेस बन जाए, है ना, जगह बन जाए। तो वो न्यू जीन्स जो हम चाहते हैं कि ये वाली जीन्स एक्सप्रेस करें, वो हम इनकी जगह पे इंसर्ट कर देते हैं। इतनी सी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब क्योंकि टीडीएनए के पास हमारी क्या है, जो न्यू जीन्स हम चाहते हैं क्लोन करना, वो अब कहाँ न्यू वाले उसमें इंटीग्रेट हो गई है। तो ये रिकॉम्बिनेशन के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा फाइनल प्लाज्मिड हमारा, ठीक है, जिसमें हमारा ये देखो टीडीएनए रीजन है और इसके बीच में देखो न्यू जीन है, ठीक है। इतनी समझ में आ गई। अब आपके पास ये जो न्यू जीन है ये आ गई है। अब ये फर्दर अपना ये टीडीएनए वाला पार्ट जो है वो कहाँ, प्लांट में इंटीग्रेट कर देगा और इजीली आपका न्यू जीन जो आप एक्सप्रेस करवाना चाहते हो वो फिर प्लांट में एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। तो ये दो स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाता है। ओके, अब आपने प्लाज्मिड प्रिपेयर कर लिया। अब है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट्स विद द टीआई प्लाज्मिड। कैसे आप ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट्स बनाते हैं टीआई प्लाज्मिड का यूज़ करके। ये कहता है इफ़ एग्रोबैक्टीरियम टर्मिफिशंस bacteria that contain an engineered TI plasmid are introduced into a plant in a natural way by infection of a wound in the stem, then only the cells in the resulting crown gall will possess the clone gene. ये कह रहा है कि अगर आपने क्या किया, आपने TI प्लाज्मिड लिया, ठीक है। अब इस टीआई प्लाज्मिड को आप सेम उसी मेथड से यूज़ कर रहे हो, है ना, कि जो टीआई प्लाज्मिड है आपने प्लाज्मिड में अपना न्यू जीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये अपना जो इसका मेथड है कि जहाँ पे वुंड होता है ये वहाँ जाता है और क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज कर देता है, तो यहाँ पे जितने भी ये जो सेल्स डिवाइड होंगे सिर्फ इन्हीं में हमारा न्यू जीन एक्सप्रेस होगा, है ना। लेकिन हमें तो पूरे के पूरे प्लांट में चाहिए। तो अगर आप इस वे को फॉलो कर रहे हो तो उस केस में हमारा पूरे प्लांट में ये जो हमारी न्यू जीन है वो एक्सप्रेस नहीं होगी, राइट। इतनी चीज़ क्लियर है। ओके, दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही है, द सिंपलेस्ट बीइंग टू इन्फेक्ट not the mature plant but a culture of new plant cells or protoplast in liquid medium। ये कहता है कि अगर आपको एक पूरा का पूरा प्लांट चाहिए, है ना, पूरे का पूरा प्लांट चाहिए कि जिसमें हमारा ये हम इसको यूज़ करें टीआई प्लाज्मिड को, प्लस जो हमारा पूरा प्लांट बने वो पूरे के पूरे प्लांट के सेल्स में हमारी ये न्यू जीन एक्सप्रेस करे, तो उस केस में आप एक मेच्योर प्लांट को टारगेट मत करो, ठीक है। आप क्या करो, आप न्यू सिरे से, है ना, सेल्स लो, उनको कल्चर करो और फिर जब आपने उनको कल्चर करना है उसी टाइम पे टीआई प्लाज्मिड से उनको ट्रीट करवा दो, ठीक है। अब ये जो टीआई प्लाज्मिड से जैसे ही ट्रीट करवाओगे इस सेल के अंदर आपका न्यू जीन आ गया। अब यही सेल आगे चल करके डिवाइड करेगा तो सब में न्यू जीन आ जाएगा और इस तरह से क्या होगा, आपके पास एक पूरा ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट बन जाएगा, है ना, जिसके हर एक सेल में आपका एक न्यू जीन होगा। तो ये टेक्निक आपको ये बता रखी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर्ड प्लांट सेल्स, ठीक है। तो ये इनोकुलेट है जिसमें क्या है, प्लांट सेल्स हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये बैक्टीरियम था आपका, जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस है, उसकी आपने इंटीग्रेशन करवा दी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी आपका कैलस वगैरह जो भी आपका बनेगा उनमें क्या होगा, जितने भी सेल्स होंगे सब में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई होगी, आपकी न्यू जीन जो है वो आ गई होगी। फिर आपने इसको ग्रो करना है, ग्रो करने के बाद क्या है, प्लांट को सॉइल में लगा देना है, आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट बन गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर आप पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट चाहते हो तो मैच्योर प्लांट को टारगेट ना करके बिल्कुल न्यू, है ना, बिल्कुल सेल से शुरुआत करके एक न्यू प्लांट को बनाओ, ताकि आपका जो प्लांट है उसके सारे सेल्स में आपको न्यू जीन जो है वो देखने को मिले, जो जीन आप चाहते हो। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, है ना। अ मैच्योर प्लांट रीजनरेटेड फ्रॉम ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स विल कंटेन द क्लोन्ड जीन्स इन एवरी सेल एंड विल पास द क्लोन्ड जीन्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। यही चीज़ कही है कि जो मैच्योर प्लांट अब यहाँ से निकलेगा ना, ये वाला जो मैच्योर प्लांट आपने लिया, ये इस मैच्योर प्लांट के हर एक सेल में क्या होगा, आपकी क्लोन्ड जीन प्रेजेंट होगी और ये अपने नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में भी उसको क्लोन कर सकता है ना, उसको भेज सकता है। ओके, अब नेक्स्ट है क्या, रीजनरेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट कैन ओनली अकर ओनली इफ द टीआई वेक्टर हैज़ बीन डिसआर्म्ड, ठीक है। डिसआर्म्ड का मतलब क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि
ये जो TI प्लाज्मिड है इसका मेन काम है क्या, क्राउन गोल डिजीज़ करना, है ना, या हम ऐसे लिख दें इन्फेक्शन कॉज करना प्लांट में। लेकिन हम तो इन्फेक्शन कॉज नहीं करना चाहते, है ना, यानी कि इसका ये जो इन्फेक्शन यानी कि वायरुलेंस वाला जो चीज़ है ना, इसको रिमूव करना पड़ेगा। और इसकी वायरुलेंस का जो रिमूवल है इसी को हम कहते हैं डिसार्म करना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जब तक आप इसको डिसार्म नहीं करोगे ये तो अपना काम करेगा इन्फेक्शन कॉज करने का, लेकिन हमें इन्फेक्शन नहीं कॉज करवानी है, हमें सिर्फ न्यू जीन को डिलीवर करना है प्लांट के क्रोमोसोम्स में, है ना, या प्लांट के जीनोम में। ठीक है, तो इसको डिसार्म करना जरूरी है सो दैट द ट्रांसफॉर्म्ड सेल डू नॉट डिस्प्ले कैंसरस प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कि जो ट्रांसफॉर्म सेल है वो कैंसरस प्रॉपर्टीज़ ना दिखाएं, इसलिए इसको डिसार्म करना जरूरी है। डिसार्मिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज द कैंसर जीन्स ऑल ऑफ विच लाई इन द TDNA, है ना। अब डिसार्मिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी कैंसरस जीन हैं वो कहाँ लाया करती हैं, TDNA में, और TDNA ही प्लांट के बैक्टीरियल प्लांट का जो जीनोम है उसमें जा कर के इंटीग्रेट होने वाला है। सो दीज आर नॉट नीडेड फॉर द इन्फेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, ये जो कैंसरस जीन्स हैं अगर ये TDNA में हैं, है ना, तो ये देखो इन्फेक्शन कॉज करना और कैंसरस प्रॉपर्टीज़ कॉज करना ये दो अलग चीज़ें हैं। कैसे समझना, ओके। इन्फेक्शन का मतलब है कि प्लांट के अंदर एंटर करना, है ना, एंटर करने के बाद अपना जीनोम इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने के बाद जो कैंसरस जीन्स हैं वो अपना काम करेंगे उसको कैंसरस प्रॉपर्टीज़ देने के लिए कि सेल जो है वो लिमिटलेसली डिवाइड करता रहे, है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है वो उतना डिवाइड करता रहे। तो इन्फेक्शन तो कॉज कर लेगा ये, है ना। अगर आप इसको ये जो कैंसरस वाली जीन्स हैं इसको अगर आप निकाल दो, डिसार्म कर दो, तो ये इन्फेक्शन तो कॉज कर ही रहा है कि प्लांट के अंदर जा रहा है, अपना जीनोम इंटीग्रेट कर रहा है, लेकिन बस ये कैंसरस वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो डिसार्म करने का मतलब है सिर्फ ये कैंसरस वाली जीन्स को रिमूव करना। अगर आपने इसका ये इन्फेक्शन कॉज करने वाला मैकेनिज्म निकाल दिया तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये कह रहा है कि TDNA में ये वाला जो चीज़ है ना, कैंसरस जीन्स वाला, इसको हमें रिमूव करना है और इस प्रोसेस को कहा जा रहा है डिसार्म। ठीक है, जो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए इसकी ज़रूरत, हमें कैंसरस जीन्स की ज़रूरत नहीं है। इन्फेक्शन कॉज करने के लिए अलग जीन्स होती हैं, है ना, विर जीन्स की बात करते हैं जिसमें हम। ठीक है, तो ये वाली जो इन्फेक्शन कॉजिंग जीन्स हैं ये हम रहने देते हैं, लेकिन जो कैंसरस प्रॉपर्टीज़ वाली जीन्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं। इसको कहते हैं डिसार्मिंग करना। आई होप इतनी आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या बोल रहा है, द ओनली पार्ट्स ऑफ द TDNA दैट आर इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन आर 225 बेस पेयर रिपीट सीक्वेंसेस। ठीक है, कि जो ओनली पार्ट है TDNA का जो इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प करता है ना, वो कौन सा है, 25 बेस पेयर के रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं, है ना, मतलब दोनों साइड, जैसे लेफ़्ट और राइट साइड। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, ये लेफ़्ट रिपीट है और ये राइट रिपीट है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 25 बेस पेयर का रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट होगा और एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर पे ये प्रेजेंट होते हैं ऑफ द रीजन इंटीग्रेटेड इनटू द प्लांट DNA। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये बोल रहा है एनी DNA प्लेस्ड बिटवीन दीज टू रिपीट सीक्वेंस विल बी ट्रीटेड एज TDNA एंड ट्रांसफर टू द प्लांट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो लेफ़्ट और राइट रीजन है ना आपका, ये जो दो रिपीट्स हैं, इनके बीच में जो भी रीजन होगा ये पूरा का पूरा कहलाएगा TDNA रीजन, और ये पूरा का पूरा जो है वो कहाँ जाता है, प्लांट जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, द लेफ्ट एंड राइट TDNA बॉर्डर्स प्रेजेंट इन दिस वेक्टर फ्लैंक अ कॉपी ऑफ लैक जीन containing a number of cloning sites as well as kanamycin resistance gene that function after integration of the vector sequence into the plant chromosome। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि भाई ये जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है ना, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि यहाँ पे एक रीजन जो है वो इन रिपीटेड सीक्वेंसेस को फ्लैंक कर रहा है। कौन सा, लैक जेड जीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं,
ठीक है। अब जैसे आपने ब्लू वाइट स्क्रीनिंग पढ़ी होगी तो उसमें लैगजेट जीन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये पता करने के लिए कि हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सेल कौन से हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स वो होते हैं जिनमें हमारी न्यू जीन जो है वो क्लोन हो चुकी है, ठीक है। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वो होंगे जिनमें हमारी न्यू जीन क्लोन नहीं हुई होगी। तो पता कैसे चलेगा, तो लैगजेट जीन का आप यूज़ कर सकते हो, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है, जैसे यहाँ पे क्या है, कैनामाइसिन है, तो इन दोनों का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, प्लांट सेल्स आर सिलेक्टेड बाय प्लेटिंग ऑन टू अगार मीडियम कंटेनिंग कैनामाइसिन, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का अगर आपको पता करना है तो क्या करो कि कैनामाइसिन वाली जो एक अगार मीडियम है ना, जैसे ये अगार की एक प्लेट है और इसमें क्या डाल रखा है, कैनामाइसिन डाल रखा है, ठीक है। अब जो आपके पास सेल्स आए हैं आपको पता करना है कि इसमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कौन से हैं, तो आप सारे के सारे सेल्स को इनके ऊपर ग्रो करवा के देखो। जिनमें तो देखो कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन होगी, यानी कि ये जो टीडीएनए वाला रीजन पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हुआ होगा उसमें ये जीन होगी, वो तो यहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे। जो सर्वाइव नहीं करेंगे वो होंगे आपके नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, यानी कि जिसमें ये पूरा का पूरा टीडीएनए वाला रीजन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, वो मर जाएंगे। जो बच गए वो आपके ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होंगे। तो इनसे आपको पता चल जाएगा कि इन सेल्स में मेरा न्यू जीन जो है वो क्लोन हो चुका है, ठीक है। बाकी फिर सारा काम जो है वो आप ट्रांसफॉर्म्ड सेल से करते हैं, राइट, ओके। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, है ना। लिमिटेशंस ऑफ क्लोनिंग विद द टीआई प्लाज्मिड क्या क्या है, मच ईजियर टू यूज़ द टीआई प्लाज्मिड टू क्लोन जीन्स इन डाइकोट्स, ठीक है, कि डाइकोट्स में इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, जैसे कि टमाटो, टोबैको, पोटैटो, पीज एंड बीन्स, बट मच मोर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन द सेम रिजल्ट्स विद मोनोकोट्स, ठीक है। मोनोकोट्स में आपको ये सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल है इसमें करना, है ना। कौन कौन से मोनोकोट्स, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, मेज, है ना, विच आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। अब हमारे को तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यही हैं क्योंकि हमारे फूड में इंक्लूडेड हैं ये, है ना। वीट, बार्ले, राइस, मेज, ये सारे फूड क्रॉप्स हैं हमारी, तो हमें तो एक्चुअली में इनके लिए ही काम करवाना है ना। न्यू जीन्स जो हैं वो इनमें इंसर्ट करानी, ताकि इनकी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट, है ना, इनको मतलब फसलें जो हैं वो ख़राब ना हो, या इनकी न्यूट्रिशन वाली जो क्वालिटी है उसको हमें बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें चाहिए, मोनोकोट्स के लिए चाहिए। तो हैंस द मोस्ट डिज़ायरेबल टारगेट फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो हमारा डिज़ायरेबल टारगेट तो क्या है, मोनोकोट्स हैं, लेकिन मोनोकोट्स में इनको यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इवेंचुअली क्या किया गया, बट इवेंचुअली टेक्निक्स फॉर अचीविंग टीडीएनए ट्रांसफ़र वॉज डिवाइस्ड, ठीक है, कि थोड़ा सा मोनोकोट्स के लिए क्या किया गया, इस टेक्निक को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। कैसे, इन्होंने क्या किया, विद मोनोकोट्स कैलस डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोज इज़ ऑफन यूज, ठीक है, कि मोनोकोट्स में आपने क्या किया कि जो एम्ब्रियो होता है ना उसमें से आपने कैलस निकाला, ठीक है। देखो जो आपका प्लांट होता है ना, प्लांट के मोस्ट ऑफ दी जो मेरिस्टेम वाला रीजन हो गया, है ना, इनमें से आप कोई भी सेल उठा करके उसको कल्चर कर सकते हो। सेल के पास टोटीपोटेंट होते हैं प्लांट सेल्स कि वो पूरा का पूरा प्लांट बना लेते हैं, है ना। लेकिन मोनोकोट्स के केस में क्या किया जाता है कि जो प्लांट का एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो को उठाया और इसमें से सेल्स निकाल करके पूरा का पूरा कल्चर जो है वो किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों, इट इज़ ईजियर टू रीजनरेट प्लांट्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक कैलस देन इट इज़ फ्रॉम कैलस डिराइव्ड फ्रॉम दी सोमैटिक टिश्यूज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रीजनरेशन मतलब प्लांट का रीजनरेशन है ना वो एम्ब्रियोनिक कैलस से इजी रहता है ताकि पूरा का पूरा प्लांट बन जाए। वहीं पे सोमैटिक टिश्यूज़ को अगर आप यूज़ करेंगे तो फॉल्स रिजल्ट आते हैं, यानी कि जो अपटेक है वो नहीं हो पाता है। ओके, अब ये किया कैसे जाता है उसके बारे में इसको थोड़ा सा बताया है। ये एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो का क्या किया, सेल्स जो है वो यहाँ से लिए, सोक इन अ सोल्यूशन विद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन प्लेट ऑन टू दी सॉलिड मीडियम, ठीक है। तो इसको लिया और कहाँ पे डाल दिया, इस प्लेट में डाल दिया, नॉर्मल अगार मीडियम में। इसमें ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन पड़ा है जो आपका जीन लेकर के बैठा है, डिजायर्ड जीन, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रांसफ़र कैलस सेगमेंट्स, अब इसको सिलेक्टिव अगार मीडियम पे ग्रो किया, जिसकी वजह से आपके जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होंगे, है ना, वही जो है वो सर्वाइव करेंगे।
सर्वाइव करने के बाद जो सेल्स बच जाएंगे वो आपका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट जो है वो बनाएंगे। ठीक है, सिलेक्टिव अगार मीडियम का मतलब होता है, जैसे अभी आपने कैनामाइसिन वाला किया था, है ना, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स अगर होंगी तो सर्वाइव कर जाएगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, अब बोल रहा है एन एम्ब्रियो इज फर्स्ट सॉक्ड इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस, है ना। रिकॉम्बिनेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे अपना जो जीन है वो इसके TDNA में इंसर्ट करवा दिया है। ठीक है, अब इसको, ये रिकॉम्बिनेंट को आपने इस सोल्यूशन में ऑलरेडी डाल रखा है। एंड देन प्लेस्ड ऑन अगार मीडियम दैट इंड्यूसेस कैलस फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या होगा, वहाँ से कैलस फॉर्मेशन होगी। नॉट ऑल ऑफ दी सेल्स इन द एम्ब्रियो बिकम ट्रांसफॉर्म्ड, सारे के सारे सेल्स ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। सो पीस ऑफ कैलस आर कल्चर्ड ऑन अ सिलेक्टिव मीडियम, इसीलिए आप क्या करोगे, सिलेक्टिव मीडियम यूज़ करोगे ऑन विच ओनली ट्रांसफॉर्म्ड कैन ग्रो, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे वही ग्रो करेंगे। मैच्योर प्लांट्स आर देन रीजनरेटेड है ये। ठीक है, रीजनरेटेड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म्ड कैलस। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्म्ड कैलस है उससे पूरा का पूरा प्लांट जो है वो आप रीजनरेट कर लोगे। ये अप्रोच सक्सेसफुल है विद मेज, वीट, बार्ले और भी जो इम्पोर्टेंट मोनोकोट प्लांट्स हैं उनके लिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई डाइकोट प्लांट ले रहे हो तो आप जो मर्जी सोमैटिक टिश्यू ले लो ये टेक्निक काम कर जाएगी। लेकिन अगर आप मोनोकोट ले रहे हो, उस केस में अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है तो आप एम्ब्रियो के जो सेल्स हैं उनको यूज़ करो, है ना। एम्ब्रियो के सेल से कैलस फॉर्मेशन करो और फिर उससे पूरा का पूरा जो प्लांट है वो रीजनरेट करो, तब आपको जो है वो सक्सेसफुल रिज़ल्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कैसे ट्रांसफॉर्म प्लांट्स बनाने हैं। अब हमें पढ़ना क्या है कि जो ये वायरलेंस जीन कैस्केड है ये कैसे चलता है। ठीक है, ओके, वीर जीन कैस्केड। पहले इन्होंने बोला है एक्टिवेशन बाय प्लांट सिग्नल, कि ये एक्टिवेट कैसे होंगे, है ना, कैसे बैक्टीरियम को पता चला कि अब जो है वो प्लांट के अंदर यहाँ पे वुंड हुआ है और यहाँ से एंटर करना है। तो ये बोल रहा है द प्लांट इज़ वुंडेड, जब प्लांट को चोट लग जाती है तो ये एक फिनोलिक कंपाउंड रिलीज़ करता है जैसे कि एसिटोसिरिंजोन, जिसकी वजह से एसिटोसिरिंजोन को जैसे ही बैक्टीरियम सेंस कर लेता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो विर ए प्रोटीन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या चलता है, 2 कंपोनेंट सिस्टम चलता है। जो ये विर ए प्रोटीन एक्टिवेट हुई थी ये आगे चल करके इंटरेक्ट करती है विर जी जीन से, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है। अब ये जो विर जी जीन है ये बाइंड करता है प्रमोटर रीजन पे, है ना। विर जीन की जो बाकी जो विर जीन्स होंगी उनके प्रमोटर रीजन पे जाकर के बाइंड करता है और उनका इनिशिएशन, एक्सप्रेशन जो है वो शुरू कर देता है। उसके बाद TDNA की प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि कौन कौन सी जीन्स, विर D1, विर D2, है ना। ये क्या हेल्प करती हैं, टू हेल्प टू प्रोसेस द TDNA, कटिंग इट फ्रॉम द TI प्लाज्मिड एंड प्रिपेयर इट फ्रॉम ट्रांसफ़र। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मिड है उसमें क्या होता है, TDNA रीजन होता है। फिर ये TDNA रीजन जो है ये कट करके कहाँ, प्लांट के अंदर इंसर्ट हो जाता है। अब इनको कैसे पता कि TDNA वाला रीजन ही कट होना है, तो उसमें विर D1 और D2 जीन्स जो है वो हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके बाद TDNA प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। अब क्योंकि ये जो TDNA है ना ये आपका कैसा रहता है, ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है ना, और इसको अगर सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा तो प्लांट के अंदर जो भी एंडोन्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होंगे वो तो इसको डिग्रेड कर देंगे, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, विर E2 आता है। विर E2 कोट द TDNA, ये क्या करता है, पूरे के पूरे TDNA को इस तरह से कोट कर देता है, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम डिग्रेडेशन। ठीक है, जिसकी वजह से अब जो भी एंडोन्यूक्लियस या कोई भी एंजाइम होगा वो इसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा। वाइल विर बी प्रोटीन फॉर्म्स दी टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट दी DNA इनटू दी प्लांट सेल। ठीक है, तो ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो कि ये है आपका प्लांट, ठीक है, यहाँ पर आपका बैक्टीरिया है। अब ये क्या बोल रहा है, इस तरह से ना एक टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम बनता है जिसकी मदद से ये जो आपका TDNA वाला पार्ट है जिसको किसने कोट कर रखा है, E2 ने कोट कर रखा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि डिग्रेड ना हो। ये टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम इसको हेल्प करता है कि ये प्लांट के अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर ये इस तरह से एंटर कर जाएगा। इंटीग्रेशन इनटू दी प्लांट जीनोम। अब क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर एंटर कर गया। अब यहाँ पे
प्लांट सेल पड़ा हुआ है, यहाँ पे TDNA पड़ा हुआ है, इन दोनों की इंटीग्रेशन होनी है। वंस इनसाइड द प्लांट, एक बार ये जो आपका TDNA वाला पोर्शन है ये प्लांट सेल के अंदर चला गया तो TDNA इंटीग्रेट्स इनटू द प्लांट जीनोम लीडिंग टू द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जाएगा और प्लांट के साथ, प्लांट जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे ही ये इंटीग्रेट होगा अपनी ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा विरजिन कैस्केड चलता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी जिसमें आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसी तरह की और वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।